हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में आज हम लोग मगध साम्राज्य यानी मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह मगध साम्राज्य है यह 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर क्यों और कैसे उभरता है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि जो यह काल है वह लोहे के खोज के वजह से परिवर्तनों का काल माना जाता है। ये परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में होता है और इस परिवर्तन से जो है राजनीतिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहता, यानी कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र के कारण राजनीतिक क्षेत्र भी परिवर्तित होता है। और इस राजनीतिक परिवर्तन के रूप में हमने देखा कि किस प्रकार कबीला जो है वो जन बनता है, जनपद बनता है और यह जो जनपद है महाजनपद का रूप धारण करता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि इन 16 महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य है वो सर्वाधिक शक्तिशाली, सबसे समृद्ध बनकर इन 16 महाजनपदों में आगे निकल जाता है। तो आइए उन्हीं कारणों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मगध साम्राज्य के विकास या उत्कर्ष के आगे बढ़ने के क्या कारण थे। तो के विस्तार के 3 कारण माने जाते हैं, जिसमें एक आर्थिक कारण है, दूसरा राजनीतिक कारण है और तीसरा भौगोलिक कारण है। तो आर्थिक कारण में हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल होता है उसमें जब लोहे की खोज होती है तो इसके द्वारा जो हथियार औजार बनाए जाते हैं वो बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। इससे जो है कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और ये जो कृषि का परिवर्तन है यह आर्थिक परिवर्तन को यानी आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर आता है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रगति होती है इस लोहे की खोज की वजह से। आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति का कारण है वह कृषि का अधिशेष उत्पादन माना जाता है। मीन्स जब कृषि का उत्पादन अपने इस्तेमाल से ज़्यादा हो या उसका इस्तेमाल हम व्यापार के रूप में करें तो वो अधिशेष कृषि कहा जाता है। तो इस काल में लोहे के उपयोग के कारण क्या होता है कि ये जो कृषि का रूप है अधिशेष कृषि में बदल जाता है और इस कारण क्या होता है कि कृषि में वृद्धि के कारण आर्थिक क्षेत्र में विकास होता है और ये जो किसान है राजा को कर अधिक देने लगते हैं और राजा को चूंकि कर अधिक मिलता है जनसाधारण के तरफ से तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अपने आप ही धीरे धीरे सुधरने लगती है और इस आर्थिक सुधार का आधार कहीं ना कहीं राजनीतिक असर भी डालता है, यानी इस आर्थिक सुधार का असर कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। दूसरा है नदियों का जाल। तो चूंकि ये जो मगध है गंगा, गंडक और सोम नदियों के संगम पर स्थित रहा जाता है, यानी कि इनके तीनों ओर से जो नदियों का एक जाल बिछा रहता है। तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी की चूंकि नदियों का जाल रहता है तो यहाँ क्या होता है जलोढ़ मिट्टी की बहुतायतता रहती है और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह कृषि के यानी कृषि के उत्पादन में बहुत मददगारी होता है। तो ये भी इसके उत्कर्ष का यानी इसके आगे बढ़ने का एक कारण माना जाता है। दोस्तों, ये जो नदियों का जाल है, चूँकि ये मगध साम्राज्य जो है हर तरफ से नदियों से घिरा रहता है तो क्या होता है कि ये अपनी सुरक्षा यानी ये हर तरफ से सुरक्षित रहता है, इससे बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं रहता है। तो जब शासक या राजा बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहता है तो वह उस समय का उपयोग अपने साम्राज्य विस्तार में करता है, वो अपने सेना के विस्तार में उस समय का इस्तेमाल या उस धन का इस्तेमाल जो उसे अपनी सुरक्षा पर खर्च करनी चाहिए वो उस धन का उपयोग सेना और साम्राज्य विस्तार के अन्य कार्यों पर करता है। तो ये भी उसके आगे बढ़ने के उत्कर्ष का एक कारण माना जाता है। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में ये एक संयोग कह लीजिए कि जो मगध साम्राज्य के जितने भी वंश हुए, चाहे वह हर्यक वंश हो, चाहे वह शिशुनाग वंश हो या फिर नंद वंश, तो इसके जितने भी शासक हुए प्रमुख शासक वो क्या थे कि वो बहुत महत्वाकांक्षी और साम्राज्य विस्तार वाली नीति को मानने वाले थे। तो इनके जो शासक हुए बिंबिसार हो जो इसका प्रथम शासक था,
चाहे अजातशत्रु हो जो हर्यक वंश का द्वितीय शासक था, यानी नंद वंश के शासक घनानंद और पद्मानंद तक जो जितने भी राजा हुए ये बहुत सर्वशक्तिशाली हुए और इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए कई नई नीतियों को लागू किया और इसने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत से प्रयास किए, जिसकी वजह से ये जो मगध साम्राज्य है ये उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ चला। यानी इन 16 महाजनपदों में ये सबसे आगे निकल गया। तो इसके राजनीतिक कारण इसका शक्तिशाली शासक को माना जाता है। अब इसके भौगोलिक कारण को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसके जो भौगोलिक कारण है दोस्तों, ये इसका भौगोलिक कारण एक रहता है कि ये जो मगध है ये गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित होता है। तो चूंकि ये गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित होता है तो ये कृषि में भी इसका विकास होता है, कृषि में इसका विकास होता है। तो ये आर्थिक तौर पर समृद्ध होते हैं। आर्थिक समृद्धि जो है राजनीतिक समृद्धि का आधार होता है, तो ये भी इसका एक कारण माना जाता है, यानी इसका भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा जो है चूंकि ये नदियों के जाल से घिरा है तो ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी ये बहुत सुरक्षित रहते हैं, यानी चारों तरफ से इसकी सुरक्षा अच्छी होती है, जिसके कारण ये अपनी सुरक्षा पर जो ध्यान ना लगाकर उस समय का इस्तेमाल, उस धन का इस्तेमाल विकास के अन्य कार्यों पर खर्च करते हैं। आगे जो है इसका पॉइंट वह है लकड़ी की बहुतायतता, यानी ये जो मगध साम्राज्य में लकड़ी की बहुतायतता रहती है और इस लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत तरह से किया जाता है, चाहे वह युद्ध में हो, रथ बनाने में हो, चाहे और बहुत ऐसे काम थे जिसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो लकड़ियों की बहुतायतता भी इसकी समृद्धि का एक कारण माना जाता है। आगे है लौह अयस्क की प्राप्ति। तो ये जो लौह अयस्क है दोस्तों, जो मगध का जो दक्षिणी भाग होता है, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। तो इस लौह अयस्क की बहुतायतता के कारण क्या होता है कि इसका इस्तेमाल मीन्स युद्ध में भी होता है, युद्ध में हथियार औजार में भी इसका इस्तेमाल होता है, प्लस कृषि कार्य में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये आर्थिक समृद्धि का आधार एक लौह अयस्क की प्रचुरता भी, प्राप्ति भी मानी जाती है। दूसरा है हाथियों की बहुतायतता। तो दोस्तों मगध के जंगलों में हाथियों की बहुतायतता रहती है और इन हाथियों का जो इस्तेमाल है मगध के शासक के द्वारा सर्वप्रथम, यानी मगध के शासकों के द्वारा ही इन हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में सर्वप्रथम किया गया था। तो ये भी इसके उत्कर्ष का एक कारण माना जाता है। तो हमने देखा इसके उत्कर्ष के, यानी मगध के उत्कर्ष के आर्थिक कारण में अधिशेष उत्पादन, नदियों का जाल, जलोढ़ मिट्टी, और वहीं राजनीतिक कारण में हमने देखा शक्तिशाली शासक। वहीं जो भौगोलिक कारण है उसमें देखा हमने गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर इसकी स्थापना, यानी इसका स्थापित होना, जलमार्ग, यानी जलमार्ग की वहाँ चारों तरफ से जो जल का घेराव था, जल का जो जाल था, तो वो व्यापार के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। वहीं जंगली लकड़ी की बहुतायतता, लौह अयस्क की प्राप्ति, हाथियों की बहुतायतता, तो ये सब भौगोलिक कारण में आते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे मगध के वंशों का क्रम, यानी मगध पर किन वंश के शासकों ने शासक किया क्रमानुसार, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मगध के शासकों का जो वंश का क्रम है, अगर हम पुस्तकों के अनुसार चले तो इसका जो प्रथम वंश है वो हर्यक वंश माना जाता है, द्वितीय वंश जो है वो आपका शिशुनाग वंश, और तीसरा जो है वो नंद वंश माना जाता है। किंतु हमें पुराणों के अनुसार अगर माने तो जो बृहद्रथ वंश है इस महाजनपद का पहला शासक माना जाता है, यानी कि मगध साम्राज्य का पहला जो शासक है वह बृहद्रथ रहता है। ये जो बृहद्रथ वंश का संस्थापक माना जाता है। वहीं इसका दूसरा जो शासक है जरासंध रहता है, यानी बृहद्रथ का जो पुत्र रहता है वो जरासंध रहता है। दोस्तों ये वही जरासंध है जिसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है और जिनका युद्ध जो है वो भीम, यानी पांडुपुत्र भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में इसका जिक्र किया गया है। तो ये बृहद्रथ के पुत्र जरासंध होते हैं और जरासंध का जो उत्तराधिकारी होता है वह सहदेव होता है और सहदेव का जो उत्तराधिकारी होता है वो रिपुंजय होता है। मीन्स प्रथम जो शासक है इस वंश का, बृहद्रथ वंश का, वह बृहद्रथ रहता है और इसका जो अंतिम शासक है यह रिपुंजय रहता है, जिसकी हत्या उसके ही मंत्री के द्वारा, यानी उसके ही मंत्री पुलक के द्वारा की जाती है और इस तरह से इस वंश का अंत हो जाता है। यानी उसके मंत्री पुलक के द्वारा
इस रिपुंजय की हत्या होती है, जो इस वंश का अंतिम शासक होता है, और उसके बाद इस वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद जो ये पुलक है, ये अपने पुत्र बिंबिसार की राजगद्दी पर बैठाता है और ये हर्यक वंश की स्थापना होती है। तो इस हर्यक वंश का चूँकि पहला शासक बिंबिसार होता है, यह मात्र 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी को प्राप्त करता है। तो इस वजह से बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक या पहला शासक माना जाता है। और इसका जो शासनकाल है दोस्तों, वह 544 बीसी से 492 बीसी के आसपास माना जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ, जिसका शासनकाल 544 से 492 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की ये घटना है। दोस्तों, इस हर्यक वंश की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस वंश को यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कई राजाओं ने क्रमशः अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया था। जैसे बिंबिसार की हत्या, यानी ये जो बिंबिसार है, इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की जाती है। वहीं अजातशत्रु की जो हत्या है, उसके पुत्र उदयन के द्वारा की जाती है। इस कारण है इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो ये हर्यक वंश का जो शासक बिंबिसार रहता है, यानी प्रथम शासक जो बिंबिसार है, ये क्या करता है कि अपनी राजधानी जो है वह राजगृह या गृहब्रज को बनाता है। ये जो राजगृह है, ये 7 पहाड़ियों यानी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा रहता है। और इसका ये जो बिंबिसार है, यह जो साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करता है, यह वैवाहिक नीति अपनाता है। यानी ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 प्रकार की नीतियां अपनाता है। एक वैवाहिक संबंध के रूप में, दूसरा मित्रता के रूप में, और तीसरा जो है युद्ध की नीति के रूप में। यानी मगध साम्राज्य का यह पहला शासक होता है जो साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध पर अधिक बल ना देकर विवाह के ऊपर बल देते हैं। यानी विवाह की नीति को जो है ये प्राथमिकता देते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए, और इस नीति के आधार पर ही वो साम्राज्य विस्तार का प्रयास करते हैं। और इस नीति के दौरान वो क्या करते हैं कि महाकौशला देवी से वो प्रथम विवाह करते हैं। और ये जो महाकौशला देवी रहती है, ये कौशल की राजकुमारी रहती है। यानी कौशल की राजकुमारी महाकौशला देवी से वो बिंबिसार प्रथम विवाह करते हैं। वहीं जो उनका दूसरा विवाह है वह चेलन्ना से होता है। और यह जो चेलन्ना है दोस्तों, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री होती है। यह चेटक जो है दोस्तों, हमने पढ़ा था जैन धर्म के महावीर स्वामी वाले वीडियो में कि जो ये चेटक नरेश की बहन होती है त्रिशला, वो महावीर की माता रहती है। और ये जो चेटक नरेश की ही पुत्री होती है, जिसका विवाह बिंबिसार के साथ होता है। तो ये बिंबिसार और महावीर स्वामी जो है एक दूसरे के समकालीन रहते हैं। ना सिर्फ ये एक दूसरे के समकालीन रहते हैं, बल्कि ये एक दूसरे के संबंधी भी रहते हैं। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं बार बार एग्जाम्स में कि बिंबिसार का समकालीन कौन था या महावीर का समकालीन कौन सा शासक था। तो ये महावीर स्वामी और बिंबिसार जो है ये एक दूसरे के समकालीन माने जाते हैं। वहीं उनका तीसरा जो विवाह है वो क्षेमा से होता है, जो मद्र की राजकुमारी रहती है। ये मद्र वर्तमान में पंजाब में स्थित है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विवाह माने जाते हैं। कई विवाह वो किए हैं, किंतु ये जो 3 विवाह है वो महत्वपूर्ण माना जाता है उनके साम्राज्य विस्तार में। और ये जो बिंबिसार है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है। यानी ये महावीर स्वामी के समकालीन तो है, किंतु ये बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं। आगे हम लोग बिंबिसार के साम्राज्य विस्तार के कार्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये जो बिंबिसार है दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम शासक माना जाता है। यानी हर्यक वंश का जो ये संस्थापक बिंबिसार रहता है, यह प्रशासनिक सेवाओं पर बल देने वाला, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने वाला, इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला यह पहला शासक माना जाता है। मात्र पहले 15 वर्ष की आयु में यह राजगद्दी को प्राप्त करता है, किंतु यह बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही चतुरता के साथ जो है ये अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है।
वहीं यह स्थायी सेना रखने वाला भी प्रथम शासक माना जाता है। दोस्तों, हमने उत्तर वैदिक काल से पहले देखा था कि जो कबीले होते हैं, वो जन होते हैं, वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होते हैं, तो इस वजह से वह स्थायी सेना भी नहीं रखते हैं। युद्ध के समय जन साधारण से वो सेना एकत्रित करते थे और इस सेना को युद्ध के बाद फिर तोड़कर, यानी कि वो फिर जनसाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाते थे सेना। तो इस काल में क्या होता है कि यानी कि स्थायी सेना रखने वाला, चूंकि यहाँ आर्थिक प्रगति हो चुका होता है लोहे की खोज की वजह से, और इस आर्थिक प्रगति की वजह से क्या होता है, राजनीतिक प्रगति होती है, और राजनीतिक प्रगति के रूप में क्या होता है कि स्थायी सेना यहाँ प्रथम बार, यानी मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम ये जो बिंबिसार है, यह स्थायी सेना रखने वाला शासक बनता है। इस वजह से इसे श्रेणिक भी कहा गया है, यानी स्थायी सेना रखने के कारण इसे श्रेणिक कहा गया है। अगला जो पॉइंट है वह हाथियों का सर्वप्रथम इस्तेमाल, यानी मगध के जंगलों में बहुत तायता हाथी की थी, यानी हाथी बड़े पैमाने पर वहाँ मिलते थे। तो इन हाथियों का सर्वप्रथम युद्ध में इस्तेमाल करने वाला भी शासक जो है वह बिंबिसार ही माना जाता है, यानी हाथियों को सर्वप्रथम युद्ध में इस्तेमाल बिंबिसार के द्वारा ही किया गया था। अगला जो है महत्वपूर्ण पॉइंट वो है जीवक, यानी ये जो जीवक है दोस्तों, वो बिंबिसार के राजदरबार का चिकित्सक माना जाता है, और यह जीवक से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि बिंबिसार के राजदरबार का महान चिकित्सक कौन था, या महान चिकित्सक जो जीवक है वह किसके शासनकाल में, यानी किसके राजदरबार के चिकित्सक थे, तो इसका उत्तर जीवक ही होगा। ये जो बिंबिसार है, जीवक को अपने मित्र चंद्रप्रद्योत के चिकित्सा के लिए वो वहाँ चंद्रप्रद्योत के यहाँ भेजते हैं। वहीं दूसरी ओर इस जीवक को बिंबिसार महात्मा बौद्ध की सेवा, यानी उसकी चिकित्सा के लिए भी वो भेजते हैं। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं बहुत बार एग्जाम्स में कि जो राज चिकित्सक जीवक है उसे किसकी सेवा के लिए, किसके उपचार के लिए बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था, तो उसे यानी राज चिकित्सक जीवक को चंद्रप्रद्योत और बौद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। आगे साम्राज्य विस्तार के क्रम में ये जो बिंबिसार है क्या करता है, अंग महाजनपद के जो राजा है ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध का हिस्सा बना लेता है, और इस अंग को चूंकि जीत करके मगध का हिस्सा बना लेता है, तो अपने पुत्र अजातशत्रु को इस मगध साम्राज्य का शासक नियुक्त करता है, यानी कि अंग को जीतने के बाद उसका शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को बिंबिसार नियुक्त करता है। और अजातशत्रु जो होता है क्या करता है कि अपने पिता यानी बिंबिसार के अंतिम समय में क्या होता है कि किसी कारणवश वो क्या करता है कि अपने पिता की हत्या कर देता है, और पिता की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त करता है। तो इस वजह से भी इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। और जो अजातशत्रु का शासन काल है ये 493 बीसी से 462 बीसी के आसपास माना जाता है, और इसका जो शासन काल है 32 वर्षों का शासन काल रहता है, यानी ये मगध साम्राज्य पर 32 वर्षों तक शासन करता है। और इसका एक उपनाम कुनिक भी होता है, तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में कि कुनिक किस शासक यानी मगध साम्राज्य के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, तो मगध साम्राज्य के अजातशत्रु को कुनिक कहा गया, यानी कुनिक अजातशत्रु का ही उपनाम रहता है। दोस्तों, ये जो अजातशत्रु के जीवन की यानी इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता ये रहती है कि इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की जाती है, यानी राजगृह चूँकि बिंबिसार के समय भी राजधानी रही है, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में भी मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह ही थी। तो इस राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में होती है, यानी कि इसके शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, और उसी साल में क्या होता है, जिस साल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है उसी साल में 483 बीसी में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। बौद्ध धर्म वाले वीडियो में चारों बौद्ध संगीतियों से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ अपलोड किया जा चुका है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो बौद्ध संगीतियों या महात्मा बौद्ध के बारे में और विस्तृत जानने के लिए
वो वीडियो देख सकते हैं। आगे अजातशत्रु के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अजातशत्रु है दोस्तों, ये आक्रामक शासक के रूप में जाना जाता है। जहाँ इनके पिता बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह मित्रता को प्राथमिकता दी थी, वहीं जो ये अजातशत्रु है आक्रामक शासक होने के कारण ये युद्ध को प्राथमिकता देते हैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। और इस आक्रामक रूप के वजह से वो वैशाली और काशी को क्या करते हैं, जीतकर मगध का हिस्सा बना लेते हैं। यानी कि उस वैशाली और काशी पर आक्रमण करके वो वैशाली और काशी को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लेते हैं। दोस्तों ये जो वैशाली है एक प्रकार से उसका ननिहाल रहता है, उसकी नानी का घर माना जाता है, लेकिन ये उसे भी जीतकर यानी वैशाली और काशी को जीतकर भी मगध साम्राज्य में मिला लेता है। इस अजातशत्रु के शासनकाल की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है दोस्तों, युद्ध में बड़े पैमाने पर रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग। यानी जो ये अजातशत्रु है या इसके शासनकाल में युद्ध में जो है वह रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये जो महाशिलाकंटक है इसका जो इस्तेमाल है वो शिलाओं को दुश्मन के ऊपर फेंकने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रथम शासक भी आपका अजातशत्रु ही माना जाता है। तो ये अजातशत्रु से संबंधित जानकारियां हमने देखी। आगे हम लोग देखते हैं अजातशत्रु का जो पुत्र होता है यानी उसका उत्तराधिकारी उदायीन होता है, और इसका जो शासनकाल है 462 बीसी से 412 बीसी के आसपास माना जाता है। दोस्तों ये उदायीन भी क्या करता है कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या यानी अजातशत्रु की हत्या 462 बीसी में कर देता है और राजगद्दी को प्राप्त करता है। यानी ये भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त करता है। इस वजह से जो है इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। अब आइए हम लोग अजातशत्रु का जो उत्तराधिकारी उदायीन रहता है उससे संबंधित बातों को जानने का प्रयास करते हैं। उदायीन का जो शासनकाल है दोस्तों 462 से 412 बीसी के आसपास रहता है, और इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता रहती है कि यह गंगा और सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। यानी एक दुर्ग का निर्माण करके यह पाटलिपुत्र का निर्माण करता है, और जो राजधानी मीन्स बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह थी, यानी मगध की राजधानी जो राजगृह थी इन दोनों के शासनकाल में, उस राजधानी को ये क्या करता है राजगृह से ला करके राजधानी को पाटलिपुत्र बनाता है। तो इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये मानी जाती है। यानी बहुत से एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई या इसको राजधानी के रूप में प्रथम बार किसने स्थापित किया। तो इसका उत्तर होगा उदायीन। तो उदायीन की हत्या दोस्तों अवंती के राजा पोलक ने की, यानी कि अवंती के राजा पोलक के द्वारा उदायीन की हत्या कर दी जाती है। और ये जो उदायीन है दोस्तों ये जैन धर्म को मानने वाला होता है। यानी जहाँ इसका जो बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला रहता है, वहीं जो अजातशत्रु है ये जैन धर्म को मानता है, किंतु बाद में ये क्या करता है कि ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। वहीं जो ये उदायीन है ये जैन धर्म को मानने वाला होता है, यानी ये जैन धर्म का अनुयायी रहता है। और इसका यानी उदायीन का जो उत्तराधिकारी हो रहता है वो नागदशक रहता है, और इसके उदायीन की हत्या के बाद क्या होता है नागदशक राजा बनता है। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है जो नागदशक की हत्या काशी के राज्यपाल के द्वारा, यानी जो काशी का जो राज्यपाल रहता है शिशुनाग, उसके द्वारा इस नागदशक की यानी हर्यक वंश का जो अंतिम शासक रहता है नागदशक, उसकी हत्या जो है काशी के राज्यपाल शिशुनाग ने कर दिया और इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक, उसकी हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। लोग शिशुनाग वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसकी स्थापना यानी शिशुनाग वंश की स्थापना 1200 बीसी के आसपास की जाती है। तो शिशुनाग वंश का जो पहला शासक होता है वो शिशुनाग होता है। तो दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके संस्थापक का नाम इसके वंश में ही शामिल है। यानी शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की जाती है। मीन्स शिशुनाग वंश का प्रथम शासक और संस्थापक भी माना जाता है।
इसके शासनकाल की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि ये राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली करता है। जो हमने देखा था कि बिंबिसार के शासनकाल और अजातशत्रु के शासनकाल में राजधानी जो है वो राजगृह या गिरिब्रज रहती है, वहीं जो उदायन है वो पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करके राजधानी को गिरिब्रज या राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। वहीं जो ये शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग होता है, शिशुनाग वंश का संस्थापक, वो क्या करता है कि पाटलिपुत्र को हटाकर राजधानी वैशाली को बनाता है। तो इसके शासनकाल की यह सबसे बड़ी खासियत रहती है। और ये जो है शिशुनाग अवंती, कौशाम्बी और वत्स पर कब्जा करके इसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। यानी कि शिशुनाग अवंती, कौशाम्बी और वत्स पर क्या करता है, आक्रमण कर उससे हरा करके अपने राज्य में, मगध साम्राज्य में मिला लेता है। शिशुनाग वंश का जो दूसरा शासक होता है, यानी ये शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है, इसका पुत्र, वो कालाशोक रहता है। और इस कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि काकवर्ण किसे कहा गया है, तो कालाशोक को इतिहास में काकवर्ण कहा गया है। यह जो है शिशुनाग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। और इसके शासनकाल की जो प्रमुख बात है वह द्वितीय बौद्ध संगीति रहती है। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है इसके ही शासनकाल में, यानी कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है 383 बीसी में। 483 बीसी में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में उसका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। वहीं द्वितीय जो बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के शासनकाल में 383, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के ठीक 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की जाती है। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो नंदीवर्मन रहता है। और जो यानी कि प्रथम शासक तो शिशुनाग रहता है शिशुनाग वंश का, और अंतिम शासक नंदीवर्मन रहता है। और इस नंदीवर्मन की हत्या महापद्मनंद के द्वारा कर दी जाती है। इस तरह से क्या होता है, शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश यानी मगध पर एक नए वंश नंद वंश का शासन स्थापित हो जाता है। तो इस नंद वंश के महापद्मनंद जो संस्थापक रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये जो महापद्मनंद है न सिर्फ नंद वंश की स्थापना करता है बल्कि यह बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा होता है। इसके शासनकाल में जो है ये नंद वंश के शासनकाल में जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, विस्तार है, विकास है, वो सर्वाधिक होता है। यानी इसका विस्तार, इसका विकास जो है इस नंद वंश के शासनकाल में चरम पर रहता है। दोस्तों ये जो महापद्मनंद है इसे कई नामों से संबोधित किया जाता है। इसे उग्रसेन भी कहा जाता है, इसे सर्वछत्रांतक भी कहा गया है। सर्वछत्रांतक इसलिए कि यह परशुराम का अवतार इसे पुराणों में कहा गया है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने एक उपाधि भी धारण की जो एकराट की उपाधि मानी जाती है। यानी उस काल में जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए बहुत से राजा ऐसे हुए जो कुछ न कुछ उपाधि धारण करते थे। तो ये जो महापद्मनंद है उसने एक राज की उपाधि धारण की थी। इसे ही उग्रसेन भी कहा जाता है, इसे ही सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये जो महापद्मनंद है दोस्तों, इसे पुराणों में निम्न कुल का कहा गया है और इसे इतिहास में पहला शूद्र शासक भी माना जाता है। यानी यह पहला शूद्र शासक है भारतीय इतिहास में जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। इस महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया, जो कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा का भाग माना जाता है, और वहाँ एक नहर की खुदाई की जिसका जिक्र जो आगे हम लोग देखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल होते हैं, उसने एक हाथी गुफा का निर्माण करवाया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है
कि यानी कलिंग में एक नहर का निर्माण किया गया जो महापद्मनंद के द्वारा किया गया है। इसका जो प्रथम शासक होता है वो दोस्तों महापद्मानंद रहता है और इसका अंतिम शासक घनानंद रहता है। ये जो घनानंद होता है यह बहुत ही घमंडी और क्रूर और अत्याचारी शासक रहता है। इसके शासनकाल में क्या होता है कि जो चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, जो आगे हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के स्थापना में चंद्रगुप्त उनके ही मदद के कारण मौर्य वंश की स्थापना कर पाते हैं। तो ये जो घनानंद है इसके दरबार में ये चंद्रगुप्त मौर्य रहते थे, किंतु होता क्या है एक बार कि ये उनका अपमान करते हैं और इस दौरान क्या करते हैं, वो जो कौटिल्य या चाणक्य होते हैं वो प्रण लेते हैं कि इस वंश का नाश करना है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से इस घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस घनानंद के शासनकाल की एक विशेषता ये रहती है, यानी इससे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में मगध पर यानी भारत पर सिकंदर यानी यूनानी आक्रमण हुआ था। तो ये घनानंद के ही शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। तो इस घनानंद से संबंधित जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था उससे संबंधित और भी बातें हम लोग जानेंगे मौर्य वंश के अगले वीडियो में। दोस्तों ये जो मगध साम्राज्य है यानी इस मगध का जिक्र मीन्स ये जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों का जिक्र हमें कहाँ से मिलता है, यानी इसकी जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है कि ये 16 महाजनपद थे। तो दोस्तों इसकी जो जानकारी है हमें जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जो जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों धर्म ग्रंथों से इस 16 महाजनपद का जिक्र या अस्तित्व का पता चलता है। तो ये जो मगध है ये मगध चूँकि ये गंडक, ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये जो गंगा का दक्षिणी भाग है ये गंगा है और इसका जो दक्षिणी भाग है ये इसका मगध का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें आपका पटना, गया, नवादा, नालंदा और औरंगाबाद आदि क्षेत्र आते हैं। यानी ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में ये उस समय मगध का हिस्सा माने जाते थे। तो ये थे दोस्तों मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के विभिन्न कारण, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण हमने पढ़ा और फिर हमने देखा इसके शासन में किन किन वंशों ने, किन किन राजाओं ने शासन किया और किस प्रकार इसने साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया और मगध के उत्कर्ष का एक कारण बना। तो ये थे दोस्तों मगध के उत्कर्ष के बारे में विभिन्न जानकारियाँ। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिससे इस घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।